गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 11 कृषि गणित के अंतर्गत सांख्यिकी का जो अध्याय है, अध्याय 19 के अंतर्गत हमने कुछ बता दिया है। उसके आगे 20 है। 20 में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए नहीं है कि अब सिलेबस कुछ काट दिया गया है, तो इसलिए 20 का अध्याय जो है लगभग निकल चुका है। उसके आगे का जो अध्याय है उसमें एक टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बारंबारता बंटन। तो अब हम चर्चा करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बारंबारता बंटन। बारंबारता से आपको लग रहा है कि बार बार, बंटन का मतलब उसको बांटना। कल हमने पढ़ा था आंकड़ों के विषय में, या पिछले लेक्चर में हमने बताया है डाटा या आंकड़े क्या होते हैं। डाटा आपका कोई संख्यात्मक मान होता है जिसको हम एकत्रित करते हैं, और एकत्रित हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं और उनसे हमें एक सूचना मिलती है, वही हमारा होता है डाटा। कोई भी संख्यात्मक मान हो गया, जैसे आपका विद्यालय के विद्यार्थियों का काफ़ी संख्या है हाई स्कूल में, लेकिन उनका प्रतिशत अलग अलग लिखा जाए तो उसमें देखेंगे बहुत से बच्चों का प्रतिशत जो है रिपीट करेगा। जैसे कुछ विद्यार्थियों का, मैं एक उदाहरण के तौर पर मान लेता हूँ, माना कुछ बच्चों का प्रतिशत है 50, किसी का है 55, किसी का है 60, किसी का है 70, किसी का है 45, किसी का है 40, हो सकता है फिर रिपीट करें, किसी का हो 40, 50, 55, 60, 70, 60, 55, 65, 70, 40, 45, 50, ऐसे कुछ छात्रों का प्रतिशत दिया गया है। तो ये आपका छात्रों का प्रतिशत है, लेकिन कुछ बच्चों का देखेंगे कि रिपीट हो रहा है। जैसे 50% एक बालक पाया है, दूसरा भी 50 पाया है, और देखिए यहाँ भी 50 पाया है, यहाँ भी 50% पाया है। तो ऐसे आंकड़े हैं, ये सब सारे आंकड़े हैं। ये आंकड़ों को अगर आप हम वर्गीकरण कर लें और वर्गीकरण के बाद उसको सारणीबद्ध कर लें और कौन कितनी बार आया है, तो वही हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या उसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता बंटन। यहाँ लिख देंगे तो एक तो वर्गीकरण कर देंगे, एक तरफ प्रतिशत हो जाएगा, एक तरफ उनकी संख्या। यह हो जाएगा छात्रों का प्रतिशत, दूसरा कॉलम हो जाएगा छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। अब आप देख लीजिए कौन कौन, अब आंकड़े बहुत बड़े ऐसे हो सकते हैं और कुछ छोटे भी रहेंगे या काफी दूर दूर तक रहेंगे, फैले रहेंगे। इसको व्यवस्थित करना और इसको सारणीबद्ध कर देने से सुविधाजनक हो जाता है, और कौन कितनी बार आया है उसको भी अलग एक कॉलम में नोट कर लेंगे। यही हो जाता है बारंबारता बंटन। अब जैसे मान लीजिए इसको हम पहले 50 है, यानी 50% पाने वाला छात्र कितने हैं, छात्रों का प्रतिशत है ये छात्रों की संख्या। 50% पाने वाले कितने लिखे, 1 2 3 3 है, तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब आगे कितना है, 60। 60% पाने वाले देख लीजिए, 1 2 3, ये भी 3 है। अब आगे कितना है, 70% पाने वाले, 1 2 3, ये भी 3 हो गए। फिर आगे कितना है, 45।
45 देखिए, एक केवल एक है। उसके बाद है 40, 40 एक दो दो, फिर 40 हो गए, 50 हो ही गया, 55 55 55 देख लीजिए, एक दो दो बार। उसके बाद अभी छूटा हुआ है 65 है, कुछ छूट गया, जगह नहीं है, तो इसी तरह हम बना लेंगे। इधर हो गया सब छात्रों का प्रतिशत, इधर हो गया उनकी संख्या। तो वही संख्या क्या होता है, बारंबारता। उसको हम बने बांट दिया अलग अलग, तो बारंबारता बंटन कहलाता है। अब तो समझ में आ गया हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को हम अंग्रेजी में लिखते हैं एफ, बारंबारता को एफ से, और इधर वाले को पद, या इसको एक्स से नोट करते हैं। और एक कॉलम और बना सकते हैं इधर, एक होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये जो छात्रों की संख्या है, ये पहले आप लिख देंगे 3, और इनके नीचे वाले को उसमें आप जोड़ते जाएंगे, यानी जुड़ता जाएगा, या इसी को बोला जाता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले लिख देंगे 3, फिर नीचे वाले को इसी में जोड़ देंगे, 3 3 6, फिर इसको भी जोड़ देंगे 6 में, 6 3 9, फिर 1 जोड़ देंगे, 9 1 10, 10 के बाद फिर 2 जोड़ देंगे, 10 2 12, 12 में फिर 2 जोड़ेंगे 14, इसी प्रकार जोड़ते चले जाएंगे। ये हो जाता है संचयी बारंबारता, ये हो जाता है बारंबारता, और ये है इधर आपका पद। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझा दिया। अब अगला इसमें जो टॉपिक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, थोड़ा जान लीजिए। हालांकि इस पर ज़्यादा पूछा नहीं गया है, केवल आपको कैलकुलेशन ही दिया है, मीन मीडियन मार्क, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। अगला जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी इसे को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो अभी आप देखें बहुत से आंकड़े थे, विद्यालय के छात्रों का आपने प्रतिशत देखा, कुछ बच्चों का 40 था, कुछ 45, कुछ 60 70, ऐसे बहुत से बच्चे पाए हुए हैं, कुछ न कुछ पाए हुए हैं। बहुत से बच्चे रिपीट हो रहे थे, आपने देखा। तो वही जो रिपीट हो जाएंगे, कौन कितनी बार पाया है, वही बारंबारता हो जाएगा, और उसको आगे ऐड करते जाते हैं तो संचयी बारंबारता होती है। लेकिन अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब जो एक ही पहलू हो, जो सभी के विषय में जानकारी बताए, या सभी को विषय में कुछ एक ही स्कोर हो बता दे, या सभी का प्रतिनिधित्व करे, वही कहलाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हमारे यहाँ जैसे हाई स्कूल में लगभग 500 बच्चे हैं, तो 500 का प्रतिशत कुछ न कुछ अलग अलग आया होता है। लेकिन एक ऐसा स्कोर होता है, कहा जाता है कि हमारे यहाँ लगभग 70% रिजल्ट बना। कितना बना? 70% रिजल्ट बना। तो उसमें कुछ पास हुए होंगे, कुछ फेल हुए होंगे। तो एक है कुछ 40%, कुछ 30, कुछ 60, कुछ 70, कुछ 80, 90, 100। लेकिन एक ऐसा स्कोर है जो सभी के विषय में आपको बता रहा है। ऐसे आंकड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको लिखना है, व्यवस्थित करना है, फिर उसके बाद क्रमबद्ध करके सबके विषय में बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक ऐसा स्कोर ले लेते हैं
जिससे हमें पता चल जाता है कि हाई स्कूल के छात्रों का कितना % गया, या जो उसका प्रतिनिधित्व करे। या जैसे हम घरों में आप देखते हैं चावल पकाते हैं भगोने में, चावल पका रहे हैं, भगोने में बहुत सारा चावल है, लेकिन जब उसको हम चेक करते हैं पका है या नहीं पका है, तो कैसे चेक करते हैं? कुछ चावल हम उसमें से निकाल लेते हैं, कुछ ही चावल निकालते हैं और उसको हम दबा कर चेक करते हैं पका है नहीं, देखते हैं कि अभी पका नहीं है तो फिर पकाते हैं, फिर चेक करते हैं निकाल कर पक गया है, लेकिन हम चावल एक ही दो को निकाल कर चेक करते हैं और पूरे भगोने को हम बता देते हैं कि पूरा भगोने का चावल पक गया। यानी एक ही चावल पूरे भगोने का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उस भगोने में जितने चावल थे सबका प्रतिनिधित्व एक ही कर रहा है, तो ऐसा स्कोर होता है, वही कहलाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो कहने का मतलब बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों में एक ऐसा स्कोर होता है जो सबका प्रतिनिधित्व करता है, वही कहलाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब आगे होगा समझ में। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को 3 प्रकार से मेजर करते हैं। पहला होता है मीन, पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा है मोड। यही मुख्य रूप से है, आपको यही पढ़ना है और इन्हीं पे कैलकुलेशन आता है। आज के जो सिलेबस में आप पेपर उठाकर देखें विगत वर्षों में मीन, मीडियन, मॉड का ही आपको कैलकुलेशन सवाल पूछे जाते हैं, आपको कैलकुलेशन करना रहता है। बहुत ही आसान है, लेकिन आप पता नहीं क्या है कि कर नहीं पाते। आप देखेंगे 50 नंबर में 18 नंबर इसी से आते हैं। अगर थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो इससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और इसमें केवल सूत्र याद करने हैं, केवल कैलकुलेशन करना है बुरा भाग, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो पहला केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम चलते हैं पहले मीन पर, मीन, मीडियन, मॉड। यानी ये 3 प्रकार से इसको हम मापते हैं, मीन, मीडियन, मॉड। मीन को हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य, ये मीडियन होता है माध्यिका, मोड होता है बहुलक। मीन, मीडियन, मॉड। तो 3 प्रकार से हम केंद्रीय प्रवृत्ति को मापते हैं, मीन, मीडियन, मॉड। यानी पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक। तो अब हम पहले पर चलते हैं, मीन पर। मीन के विषय में कुछ चर्चा करते हैं आज। इन्हीं तीनों पर आपको सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत कठिन नहीं है, आप इसको बहुत कठिन बना देते हो कैलकुलेशन में, बस सूत्र याद रहेगा तो आ जाएगा। अब बहुत कठिन सूत्र भी नहीं है, बहुत आसान सूत्र है। समांतर माध्य बराबर होता है जितने आंकड़े हैं उनको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दे देंगे तो जो मान आता है वो कहलाता है समांतर माध्य, या उसी को बोलते हैं एवरेज। समांतर माध्य या एवरेज भी बोला जाता है। यानी पदों की जितनी भी संख्या है सबको हम जोड़ लें और जोड़ने के बाद उनमें पदों की संख्या से क्या कर दें, भाग कर दें, तो मिलता है हमें समांतर माध्य। अर्थात समांतर साइड में लिखते हैं मीन बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब मान लीजिए एक उदाहरण दिया जाए, कुछ पद ले लेते हैं। 3, 4, 5, 7, 9, 8, 11,
ये आंकड़े दिए गए हैं। अब इनका क्या निकालना है? समांतर मान। 3, 4, 5, 7, 9, 8, 11, 2। इन आंकड़ों का आपको निकालना है समांतर मान। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जितने पद है उनको जोड़ लिया जाए और जोड़ने के बाद उनकी संख्या से भाग दे दिया जाए। तो हमारा सूत्र जो है समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद है सबको आप जोड़ लीजिए और उनकी संख्या से भाग दे दीजिए, तो आपका निकल जाएगा समांतर मान। अब ये पद है सबको जोड़ लिया जाए। 3 और 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 7 19, 19 9 28, 28 8 36, 36 11 47, 36 और 11 47, 47 2 49, यानी पदों का आ गया योग 49। अब बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको भाग दे देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा आपका समांतर मान। 8 6 48, 6.1 भाग देने पर आएगा 6.1 बचेगा, जो 8 कम 8, 6.1 कुछ आएगा, कुछ न कुछ ऐसे समथिंग आएगा, तो ये हो जाएगा आपका समांतर मान। तो ऐसे ही जितने पद रहेंगे पदों को आप जोड़ देंगे और उनको जोड़ने के बाद उनकी संख्या से भाग दे देंगे, तो आपका निकल जाएगा समांतर मान। अब ये साधारण सूत्र था पदों का योग बटे पदों की संख्या। ऐसे ही आपको आंकड़े दिए रहेंगे। ये छोटे आंकड़ों के लिए है, कम आंकड़े हैं, कम आंकड़े हैं तो सीधा सा सूत्र लगा देंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसके लिए एक सूत्र है, माना पदों की संख्या मान लिया जाए, माना x1 x2 x3 डॉट 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 xn पद है। इतने पद है, तब आपका समांतर माध्य बराबर क्या होगा? समांतर माध्य बराबर, हम जानते हैं कि हमारा सूत्र है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जितने पद हैं सबको जोड़ दिया जाए। कितने पद हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn तक बटे पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3, लास्ट में कितना? n, यानी कितने पद है? n पद बटे हो जाएगा n। अब इसी को हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn सबको जोड़ दिया गया और बटे उनकी संख्या से भाग दे दिया गया। अब इस जोड़ को हम साइड में लिखते हैं सिग्मा x बटे n, सिग्मा x बटे n। सिग्मा का मतलब इसको बोला जाता है समेशन। सम माने योग, योग का मतलब x के जितने भी पद है सबका जोड़ है। कितने पद है? n पद है। कहां से लेकर? 1 से लेके n तक। या इसको और लिखें तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n, यानी 1 से लेकर n, और यहाँ आता है i की जगह एक बार 1 लिखेंगे, फिर धन हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे? 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डॉट 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 प्लस xn। इसका मतलब है 1 से लेके n तक का जोड़। या इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं सूत्र केवल सिग्मा x बटे n, सिग्मा x बटे n। आपका एक सूत्र मिल गया, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n।
तो एक आगे चलकर और सूत्र मिलेगा। अब इस सूत्र पे आधारित आप सवाल हल करेंगे, अगले वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। एक उदाहरण मैं बता चुका हूँ, इसी तरह आप पूरा अभ्यास लगाएंगे। आगे का सूत्र मैं बताऊंगा, पहले इतना आप लगा लीजिए। इस सूत्र पे जो आधारित सवाल है आप लोग लगा लेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये आ गया होगा समझ में। अब आगे का अगले दिन बताया जाएगा। धन्यवाद।